दुर्गाष्टमी और रामनवमी को सभी व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, रंगमंच का एक जाना माना नाम, अगर उनको लेजेंड कहीं रंगमंच का तो कम होगा। पंजाबी रंगमंच की अगर हम बात करें तो दिल्ली में खास तौर पर पंजाबी रंगमंच को जिन्होंने जिंदा रखा है और एक बेहतरीन रंगकर्मी है, जैसे कि मैंने कहा, इज लेजेंडरी एक्टर, इज लेजेंडरी डायरेक्टर। तो आज हमारे साथ हैं रवि तनेजा जी। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में, बहुत नमस्कार बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार। आपका भी स्वागत है, आपका भी शुक्रिया है कि अब आपने मुझे बुलाया और काम की। हाँ सर जी। हमारे हाँ लिए जी तो हम्म, बहुत प्रिविलेज की बात है, रूबरू थिएटर ग्रुप के इस मंच पर आप हैं खुद एक, मैं जैसे कि मैंने कहा कि वो लेजेंडरी रंगमंच से जुड़े हुए और बेहतरीन इंसान, मस्त मौला अगर मैं कहूँ तो एक आप बेहतरीन रंगकर्मी, लाजवाब इंसान, मैं ये दर्शकों को बताना चाहूंगी। और पंजाबी रंगमंच की जिस तरह से मैंने बात की कि दिल्ली में अगर पंजाबी रंगमंच की बात करें तो रवि सर ने पंजाबी रंगमंच को दिल्ली में जिंदा रखा है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि हमारा ये शो है कि जितने भी रंगकर्मी, खास तौर पे नए रंगकर्मी, तो आजकल बहुत खुले तरीके से हम लोग नहीं मिल पा रहे, काम नहीं कर पा रहे। तो जितने भी हम्म, हमारे यहाँ शख्सियतें आती हैं, उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, हम्म, तो कहीं ना कहीं यंग परफॉर्मर्स को उनसे एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं सबसे हम्म। पहले यही चाहूंगी कि सर की जो आपकी जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, वो आप हमसे साझा करें। काजल, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि मैं तुम्हारे इस मंच पर आ सकूं। और तुम सचमुच बहुत अच्छा काम कर रही हो। और खासकर इस कोविड के दौर में इस तरह के काम करना और आपस में एक दूसरे को, चाहे वर्चुअल हम लोग मिलना है, एक बहुत अच्छा काम है और बड़ा मुश्किल वाला काम भी तुम कर रही हो। मुश्किल वाला इसलिए क्योंकि मैं खुद जानता हूं, मैं इसी तरह की एक जो है चैनल पे काम कर रहा हूँ, चाहे जूम पे कर रहा हूँ। और मुझे मालूम है कि किस तरह से लोगों को इकट्ठा कर कर उनको सामने लाना, फिर सबकी अपनी अहम है, उस अहम को छोड़कर कई बार लोग समझते हैं कि काजल कौन है, ये मैं इसके साथ क्यों बात करूं, और काजल है क्या चीज, अभी वो बहुत छोटी है, मुझे इसके मंच पे आना ठीक नहीं है। तो इस तरह से बहुत मुश्किल होता है अपने आप को दर्शाना, सर मैं काजल हूँ या सर मैं रवि तनेजा हूँ, दिल्ली में रंगमंच कर रहा हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी थोड़ी जान पहचान है, इसलिए लोग मेरे नाम से मुझे वाकिफ हो जाते हैं। और जब कहते अच्छा अच्छा वो पंजाबी थिएटर वाले, तो जो पंजाबी थिएटर वाले कहते हैं तो मुझे सचमुच बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं पंजाबी थिएटर कर रहा हूँ। और इस पंजाबी रंगमंच ने मेरे को पूरे विश्व, हिंदुस्तान के अंदर तो कम से कम मुझे फेमस किया है। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ पंजाबी रंगमंच में नहीं करता, मैं जी हिंदी जी रंगमंच भी बिल्कुल। उतना ही अच्छे ढंग से करता हूँ जितना मैं पंजाबी। मैं इंग्लिश रंगमंच भी उतना ही करता जी हूँ जितना मैं जी पंजाबी कर रहा हूँ। मैं उर्दू रंगमंच भी उतना ही करता हूँ, क्योंकि भाषा सिर्फ आपका एक माध्यम होती है। असल में तो रंगमंच की अपनी एक भाषा होती है, जो जी किसी भी भाषा के रंगमंच की एक स्थायी भाषा है। आपको मंच चाहिए, आपको मंच के अंदर जो विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न विभाग हैं, वो चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बंगाली हो, उर्दू हो, सभी के अंदर एक जैसे ही होते हैं। इसलिए भाषा सिर्फ माध्यम है। हाँ, हम जी पहचाने जाते हैं। और मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि अच्छा रंगमंच आप सिर्फ अपनी भाषा में ही कर सकते हैं। और चूंकि बिल्कुल। मेरी भाषा पंजाबी है, मैं पंजाबी में सोचता हूँ, पंजाबी में लिखता हूँ, तो इसलिए मुझे पंजाबी बहुत आसान लगती है, जिसमें मैं अपनी बात को कह सकूं। अब देखिए, जितने अच्छे नाटककार या अच्छे निर्देशक हुए हैं, वो अपनी भाषा में ही हुए हैं। अगर हम 500 साल या 2500 साल पहले भी देखें, अगर हम सोफोक्लिस की बात करते हैं, तो वो सोफोक्लिस ने इंग्लिश में नहीं लिखा था, उसने ग्रीक में लिखा था, तो रोमन में लिखा था, वो जो उसकी अपनी भाषा थी। शेक्सपियर ने हिंदी में नहीं लिखा था, उसने इंग्लिश में लिखा था, क्योंकि वो उसकी अपनी भाषा थी। और अगर आप रशियन राइटर्स की बात करें, चैखव की बात करें, या अगस्टन कैलिन की बात करें, या बाकी राइटर्स की, रशियन की बात करें, वो रशिया में लिख रहे हैं, वो रूस में लिख रहे हैं, वो इंग्लिश में नहीं लिख रहे, फ्रेंच में नहीं लिख रहे। शेक्सपियर जी चाहता तो लैटिन में लिख सकता था, फ्रेंच में लिख सकता था, लेकिन वो उसकी भाषा नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा
क्योंकि मेरी भाषा बांग्ला है, इसमें बांग्ला में लिखूंगा। इसलिए अपनी भाषा के अंदर बात करने में हमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अपनी भाषा आपकी वो भाषा है जिसने आपको पहचान दी है, इस दुनिया के साथ रूबरू करवाया है। बाकी भाषाएं माध्यम। अब जहां तक रंग यात्रा की मेरी बात है, सबको अपना बचपन याद होता है, मुझे भी अपना बचपन याद है। बचपन के जो पहले 15-16 साल होते हैं वही आपकी नींव होती है। और अगर आप अपने पुराने दिनों को याद करें तो आपको बचपन के दिन याद आते हैं, जहां पर आप रहे थे, जहां पैदा हुए थे, जहां आप स्कूलिंग की आपने। कॉलेज के दिन आपको बाद में याद आते हैं, स्कूलिंग के दिन वो आपके नींव पक्के करने के दिन होते हैं। मैं क्योंकि दिल्ली का जमा पला हूँ, दिल्ली में ही मैंने पढ़ाई की है। दिल्ली का एक पहले बॉर्डर हुआ करता था, जिसे हम आदर्श नगर, इंदिरा नगर के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आजकल ये ब्लू लाइन जाती है, जहांगीरपुरी बादली तक जाती है गुड़गांव से चलकर। वो पहले आदर्श नगर जो एरिया था, इंदिरा नगर एरिया था, दिल्ली पहले पहले यहीं तक थी। उसके बाद पूरा गांव शुरू हो जाते थे और आगे हरियाणा फिर पंजाब शुरू हो जाता था। हम लोग वहां के पले हुए, तब वो दिल्ली का एक बॉर्डर माना जाता था। उसके बाद तो गांव होते थे सारे दिल्ली के। तब मतलब पहली कॉलोनी दिल्ली की वही थी, इंदिरा नगर कॉलोनी में वहां पड़ा था। हमारे यहाँ पर मुझे याद है नौटंकी ग्रुप्स आया करते थे। नौटंकी ग्रुप होते थे हमारे यहाँ, जो मैदान होता था, 3-3 4-4 महीने नौटंकी ग्रुप जो है वो नौटंकियां किया करते थे। तो उस नौटंकी ग्रुप को देखकर मेरी लालसा बढ़ जाती थी। तो मैं वो जो 2-3 महीने जो है, मुझे याद है जो हमारे यहाँ नौटंकी ग्रुप होते हैं, तो 2-3 महीने अगर मैं कहूँ तो मैं रात को 3-3 4-4 बजे घर पहुंचा करता था। कारण सिर्फ ये था कि मैं रात को नौटंकी देखा करता था। रात को सिर्फ सोने के लिए घर आता रहा, क्योंकि मार ना पड़े घर से, मेरे को कुछ कहे ना, लेकिन मार तो फिर भी पड़ती थी। मैं सुबह फिर 8-9 बजे 10 बजे वापस चला जाता था उस नौटंकी ग्रुप में। जब नौटंकी रुका करता था, मंच के पीछे रुका करते थे झोपड़ियों के अंदर, मैं उनके लिए चाय पानी लेके आ जाता था, उनके लिए बीड़ी सिगरेट लाना, उनकी मालिश करनी, उनके लिए पानी गर्म करके देना और उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करना। ये काम मैं पूरे दिन उनको करता था। मेरे लिए सबसे मिरेकल ये होता था कि जिन पात्रों को, जिन कलाकारों को रात को मैं एक चमकती लाइट के अंदर इतना सुंदर देखता था, दिन में वो मुझे बड़े काले भूत नजर आते। तो मेरे को ये बड़ा चमत्कार लगता था कि दिन में तो ये काले भूत एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रात होते ही इनकी पूरी कायाकल्प हो जाती थी। ये जब मंच पे खड़े होते थे, लाइट इनके ऊपर होती थी, तो ये एकदम अलग रूप में होते। दुनिया इनको देख के ताली बजा रही है, दुनिया इनको देख के हंस रही है, दुनिया इनके डायलॉग पे रो रही। ये जो मिराकल मेरे अंदर जो प्रभाव करता था, ये बड़ा अचंभित करता था मुझे। ये क्या चीज है इन कलाकारों के अंदर, क्या है ये नाटक, इसको ये कभी इतने। मुझे याद है क्योंकि हमारी जो कॉलोनी थी, आसपास पूरे गांव थे और बॉर्डर एरिया था। पंजाब और दिल्ली के रोडवेज के लोग जितने भी ट्रक वाले सब वहीं रुक जाते थे रात को नौटंकियां देखने के लिए। लगभग 15 से 20 हजार की भीड़ होती थी। उस 15 से 20 हजार की भीड़ को अकेला एक कलाकार संभाल रहा है, हंसा रहा है, रुला रहा है। कितनी ताकत होती है कलाकार के अंदर कि 20 हजार की भीड़ को वो संभालता है। तो ऐसा क्या है कलाकार के अंदर जो दुनिया उसको देखने के लिए, और हमारे ट्रकों की लाइन लग जाती थी वहां पर रुकने आया उनको देखने के लिए। ऐसा कलाकारों में क्या है, ये मुझे लालायित कर, अचंभित करती थी। उसमें लिए मुझे चमत्कार सा होता था। वो 3 महीने मेरे लिए जो थे पूरे साल के, अगर मैं कहूं तो सबसे अच्छे दिन होते थे। मेरे छुट्टियों के दौरान हमारे मेरे मेरे बाकी बड़े भाई बहन जो थे, वो अपने मामा के घर छुट्टियों में बिताने जा रहे हैं, नाना के घर बिताने जा रहे हैं, और मैं अपनी माँ के आगे हाथ जुड़ा करता था कि मुझे मत लेके जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं इनके यहाँ पर जो है रह लूंगा। तो वो कहते हैं कि तू खाएगा कहाँ से, रोटी कैसे खाएगा, घर में कोई होगा नहीं। तो मैं उनको एक ही बात कहता था, मैं इनके साथ जो मिलेगा मैं वो खा लूंगा, पर मुझे मत छोड़ो। अब देखिए, मैं छोटा था उस समय, मेरी उम्र मुश्किल से 7-8 साल की थी, 7-8 साल की उम्र। और 7-8 साल की उम्र में बच्चे पे क्या बीतती होगी जब उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते थे मामा के घर, नाना के घर, और मैं वहां से
एक बार तो रूठ के मैंने, पता नहीं, मुझे पता था कि एक बस जाती है वहां से, मैं बस पकड़कर और वापस अपने कॉलोनी में आ गया। और घर वाले ढूंढ रहे हैं मुझे, कहाँ गया, उधर हंगामा मचा हुआ है। और मैं इन कलाकारों के साथ बैठा हुआ, इनके लिए पानी भर रहा हूँ, इनके लिए चाय बना रहा हूँ, इनके लिए बीड़ी सिगरेट लेके आ रहा हूँ, पान लेके आ रहा हूँ। और ढूंढते ढूंढते जब उनको यही समझ में आई मेरी माँ को कि ये वहां ना गया हो, तो देखी कहाँ पर मेरे मामा का घर गाँव में और कहाँ मैं इधर। तो एक इतनी मुझे उस समय डांट पड़ी, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि ये रुकने वाला नहीं है, तो वो सुबह स्टेज के ऊपर मैं झाड़ू लगाया करता था, उन लोगों के कपड़े प्रेस करके लाया करता था, जबकि वो मेरे किसी जानकार नहीं थे, सिर्फ ये कि मुझे नाटक देखना अच्छा लगता है। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरे को नाटक कला ने मुझे चुना, उन्होंने देखा मुझे और नाटक ने मुझे आकर्षित किया, इसलिए मैं उसकी तरफ चला गया। और यही जो अंदर वाली बात थी आहिस्ता आहिस्ता मेरी बढ़ती गई। और फिर स्कूल के अंदर मैंने पहली बार अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर से कहा, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन मनाया करते, तो मैंने कहा भी हम लोग गाना वाना नहीं गाएंगे, इस पर हम नाटक करें। उसने कहा नाटक, ये काम नहीं होगा, नाटक तो कंजरों का काम है, कंजर लोग नाटक किया करते हैं, तो ये तुम नहीं कर सकते। तो नगर नहीं सर, हम नाटक करेंगे। हम, जब मैंने कहा हम में, मैं हालांकि अकेला ही था, लेकिन मैंने हम वर्ड इस्तेमाल किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो वो उसने पूछा भी ये हम कौन है, हम में कौन कौन आता है। तो मैंने 2-3 अपने दोस्तों के नाम गिना दी, कहते उनको लेकर आओ। तो मैं उनके पास गया, मैं कहा चलो, तो कहते हम नाटक क्यों करें, हमें नाटक नहीं आता, हम नाटक नहीं करेंगे। और मैंने वहां बोल दिया कि हम लोग करेंगे, 4-5 दोस्त मिलकर करेंगे। खैर जी, वो स्टूडेंट्स मेरी बात नहीं मान रहे थे, और बड़ा मुझे लगा कि मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। तो खैर मैं उस टीचर का सामना नहीं कर सका। मैं फिर भी जो है अपने प्रिंसिपल के पास चला गया कि हमने कहा सर, मैंने कहा जाके सर ऐसे ऐसे हम, जबकि उस समय प्रिंसिपल के रूम में जाना बहुत बड़ी बात होती थी। और मतलब हम निक्कर पहन के जाया करते थे, लोग कहते थे कि प्रिंसिपल के रूम में जाने का मतलब है कि आपका पेशाब निकल जाना, और वो हालत हमारी होती थी। लेकिन वो पता नहीं अंदर क्या एक जज्बा था मेरे, और मैं चला गया प्रिंसिपल रूम में, और मैंने जाके प्रिंसिपल को कहा कि सर हम जो है गुरु जी कहा करते, गुरु जी हम जो है इस बार 15 अगस्त पे नाटक करना चाहें। तो मुझे याद है भटनागर साहब, मैं उनको आज भी बहुत रिगार्ड करता हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने चश्मे में से सर उठाया और बोले बिल्कुल करो नाटक, क्यों नहीं करोगे। वो 2 लाइन थी, बिल्कुल करो नाटक, क्यों नहीं करोगे। ये 2 लाइन मुझे आज भी मेरे कानों में जब याद आती है तो मैं बड़ा रोमांचित हो जाता हूँ। मतलब उस 2 लाइनों ने मुझे ये बता दिया कि मैं जितने कद का मैं उस रूम में घुसा था, उससे बड़े कद का होकर बाहर निकला था। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, उसने कह दिया जरूर करो और इस बार तुम नाटक करोगे। अब उन्होंने हामी भर दी, मैंने कह दिया, लेकिन नाटक कौन देगा, नाटक कहाँ से आएगा। नाटक के नाम पर तो मैं नौटंकी जो देखता था, इसमें नाटक होते थे, रानी पद्मावती हो गई, डाकू मानसिंह हो गया, पुतली बाई हो गई, रूप बसंत हो गया, राजा भर्तरी हो गया, राजा हरिश्चंद्र हो गया, ये नाटक थे। अब हमें करना है 15 मिनट का नाटक। क्या 15 मिनट के नाटक भी होते हैं, ये हमें नहीं पता था उस समय। अब वो जोश में बोल तो गया मैं, लेकिन बाद में पता लगा बेटा तू जिस धरातल पे है उसके नीचे गिरना पड़ेगा, तुझे नीचे जाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम तूने कह दिया। तो फिर भी मैं थोड़ी हिम्मत रखी अपने को, और मैंने अपने फादर से रात को बात की, तो फादर ने मुझे कहा ये क्या कंजरों वाला काम तूने ले लिया, एक तो जाता ही था घर से गायब रहता था, तू ये काम जो और करना शुरू कर दिया, कोई नाटक वाटक नहीं होगा, घर से बाहर भी नहीं जाएगा, तो मैं कल तेरे स्कूल में बोल दूंगा। अब ये एक और मुसीबत मैंने सर पे ले ली। उधर मुझे लगा कि मेरी नाक का सवाल हो गया कि नाटक मैंने हाँ कर दिया और मुझे करना है। दिन हमारे पास मुश्किल से 10-12 बचे थे। इधर फादर ने मना कर दिया, इधर फिर मैं हमारे उधर जो एरिया में रामलीला हुआ करती थी, मैं उस रामलीला वाले के डायरेक्टर के पास चला गया, वो भी जानने वाले थे हमारे, वहीं रहते थे। तो मैं उनके पास चला गया, उनको मैंने कहा कि वो सियालकोट के थे, हमारे पास के थे, सियालकोट के थे। उनको मैंने जाके कहा, उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें रामचंद्र के ऊपर एक नाटिका दे देता हूँ। तो मैंने कहा रामचंद्र रामचंद्र मुझे नहीं चाहिए, ऐसे मैंने कह दिया। वो तो सब रामलीला देखते ही है, कुछ नया चाहिए मुझे। तो कहने के भी नया तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा, टाइम चाहिए मुझे, जरूर देखिए।
लेकिन उन्होंने भी 2-4 दिन और निकाल दिए, हमारे पास मुश्किल से 7-8 दिन रह गए। तो फिर मुझे लगा कि ये काम अब खुद करना पड़ेगा। मैंने अपने किताब में से निकाली कहानी चंद्रशेखर आजाद की, और उसी कहानी का मैंने डायलॉग फॉर्म बनाकर अपने आप ही और 4-5 दोस्त जैसे पटाया, और उनको जैसे भी क्या कि इनाम मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, मैं तुम्हारे साथ खेलने जाऊंगा, चलो मैं तुम्हें इतने कंचे दे दूंगा। मैंने उनको कंचे देने का वादा कर दिया, मैं तुम्हें इतने कंचे खरीद के दे दूंगा और इतने 2 लट्टू दे दूंगा तुम्हारे को। तो ये एक मैंने उनको वादा किया कि मैं लट्टू का लालच दिया कि चल तुम्हें 2-2 लट्टू सबको दे दूंगा और कंचे भी सबको 10-10 दे दूंगा। तो ये एक मैंने उनसे जो है वादा किया, और उस वादे से मैंने उनको पटाया और हम लोगों ने नाटक तैयार करना शुरू किया। ये मेरी जिंदगी का पहला नाटक था। जब हमने 14 अगस्त के दिन जब स्कूल में खेला था, और इतनी भीड़ लगी हुई थी क्योंकि पूरे स्टूडेंट्स के सामने, और हम लोगों ने नाटक खेला। उसमें कॉस्ट्यूम क्या करना है हमें कुछ नहीं पता था, घर से ही कुर्ते वर्ते लेकर आ गए, जो भी कमीज थी। तो चंद्रशेखर आजाद की और भगत सिंह की एक कन्वर्सेशन को हम लोगों ने उसमें दिखाया था। और मजे की बात है कि उसमें मैंने खुद रोल नहीं किया था। मुझे लगा कि मैं काम संभालूं, डायरेक्ट करूं, और मैंने रोल नहीं किया था, जबकि मेरी लाइफ का पहला मौका था कि मैं एक्ट करूं। मेरा पहला मकसद था कि मैं एक्ट करूं, लेकिन मैं एक्ट नहीं कर पाया था। मैंने सिर्फ डायरेक्ट किया था और उसको किया था। और नो डाउट हमारे स्कूल का वो पहला नाटक था। और इतनी क्लैपिंग, इतनी तालियां बजी कि वो जो टीचर जिसने मुझे मना किया था कि तुम नहीं कर सकते, उसको वो उठकर मेरे पास आया, और मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे, रो रहा था। और क्या उसने कहा बात। था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुम्हें मना किया था नाटक के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी। उसने मुझे स्टेज पे बोल के और माइक पे उसने बोला कि मैं इस लड़के से माफी मांगता हूं। तो वो लाइन जो थी, मैं माफी मांगता हूँ, वो मुझे भी रुला गई, और मैं भी रो रहा हूँ। देखिए स्टेज के ऊपर 2 आदमी रो रहे हैं, एक मैं रो रहा हूँ और एक मेरे टीचर रो रहे हैं। और प्रिंसिपल उठकर आया, फिर प्रिंसिपल ने अपना पेन मुझे दिया, वो पेन आज भी मैंने रखा हुआ है, इनाम में तौर पे दिया कि मुझे पेन उसने दिया कि ये पेन तुम रखो। और अच्छी बात ये थी कि उन जो मेरे साथ स्टूडेंट, जो बाकी दोस्त मेरे काम कर रहे थे, इतने खुश हुए कि उन्होंने ना मुझसे कंचे मांगे, ना मुझसे लट्टू मांगे। उन्होंने मुझे कहा कि तूने इतना बड़ा रोल हमसे करवा दिया। तो उन्होंने वो उस जो मैंने जिस लालच से उनको लेकर आया था, उन्होंने कभी मुझसे दोबारा मांगे नहीं। उन्होंने कहा यार हमको इतना मजा आ गया काम करके, और सब स्टेज पे हमारे को शाबाशी मिल गई। वो बात अलग है, टीचर्स ने सब 10-10 रुपए हमें इनाम मिला था। वो अरे 10 रुपए वाह। हमारे को आज की डेट में अगर 5-5 हजार रुपए माने, तो उस इनाम को हम लोग मानते हैं। तो ये एक मेरी शुरुआत थी नाटक करने की। फिर रामलीला के अंदर जब मेरा थोड़ा विश्वास हो गया कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं अपने डायरेक्टर के पास गया। 12-13 साल की उम्र थी। मैंने कहा कि हम लोग रामलीला में भी काम करना चाहते हैं। तो डायरेक्टर ने हमारे कहा ठीक है, तुम लक्ष्मण का रोल करो। और वो लक्ष्मण का रोल हमारे यहाँ वो ताड़का जो मारा जाता है, और सुबाहु वगैरह को मारा जाता है, वहां तक एक छोटी उम्र के राम और लक्ष्मण होते हैं, वो मारते हैं। वहां तक का सीन उनका होता है कि विश्वामित्र उनको लेके गए और जंगल में, और उनको सिखा रहे हैं। साथ में ताड़का का वध वहां पर उनके सामने उनको किया जाता है, वो लोग करते हैं। तो ये सीन हमको करना था। और हमारे पाँव, सही बात हूँ, मैं बहुत नर्वस था। लेकिन हाँ, एक नए सीन लिखे गए थे, डायलॉग लिखे गए तब तो, क्योंकि कविता के रूप में शेर व शायरी लिखी जाती थी रामलीला के अंदर, जो राम कथावाचक के रूप में थे, वैसे ही हमारे शेर लिखे गए थे, कविता के रूप में लिखे गए थे। हम लोगों ने वो कंठस्थ किए। हमारे लिए नई कॉस्ट्यूम बनी। जब कॉस्ट्यूम बन गई थी, टेलर को बुलाया गया, कॉस्ट्यूम, वो कुर्ता पहन के मैं रोज इतराता था। वो कुर्ता में मिला था कि आपने जिस दिन शो होगा उस दिन पहनोगे, वो कुर्ता पहन के मैं और शीशे के अंदर अपने आप को देखा करता था रोज, कैसा कुर्ता लग रहा है, कैसा कुर्ता। और मैं अपने आप को सचमुच लक्ष्मण समझने लग गया था। मैं उस तरह से बोलना शुरू कर दिया था, उस तरह से बात करना, भ्राता जी, बड़े भैया, बड़े भैया। जबकि हमारे यहाँ कौन बोलता है बड़े भैया, हम पंजाबी लोग हैं, वो तू करके बात करने वाले आदमी है। लेकिन वो जो एक भाषा मिल गई लक्ष्मण की, वो मैं भ्राताश्री, वो जो थी वो मैं शुरू हो गई। अच्छी बात यह है कि जिस दिन हमारा शो था, मैं नर्वस जरूर था, और उन दिनों ठंड हो जाती थी, लोग रजाइयों लेकर अपने घर से आते थे, क्योंकि ओपन में रामलीला होती थी। और हमने बताया ना, हमारे यहाँ जो जगह थी, वहां पर कम से कम 15 से 20 हजार की भीड़ होती थी। पूरे पंजाब के ट्रक, पूरे हरियाणा के ट्रक,
और आसपास के सारे गांव, यहाँ आज ये सब्जी मंडी बनी हुई है, आजादपुर सब्जी मंडी, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। वो तब जंगल था, पूरा पूरा जंगल था। वहां पर हम लोग बाग थे, उसमें हम अमरूद वगैरह, वहीं पर हम लोग रामलीला किया करते थे। आज तो सब्जी मंडी इतनी बड़ी बन गई। तो वहां पर हम लोग रामलीला कर रहे, जिस दिन मेरा शो था, जिस दिन हम लोग राम लक्ष्मण के रोल में आए थे, हम लक्ष्मण का रोल कर रहे थे। और खत्म जब हुआ, ताड़का मरने के बाद हमारा सीन खत्म हुआ, और मैं इतना नर्वस था। और लेकिन शो, मेरा रोल इतना अच्छा गया। उसके बाद में जब नीचे उतरा, जो हमारा म्यूजिक करने वाला था, जो म्यूजिक संभालता था, उसने जब सीन खत्म हुआ, नीचे उतरा, उसने उठा लिया मुझे कंधे पे और उठा के वापस स्टेज पे ले आया। क्या एक बात। कमाल का रोल किया, और मैं रोए जा रहा हूँ, उसके कंधे पे कर रख के रोए जा रहा हूँ मुंह छिपाकर, और वो मुझे मंच पे खड़ा होकर बोले जा रहा है, और डायरेक्टर भी भाग कर आ गया। और पता ये लगा कि हमारे पास में गांव है, सब्जी मंडी यहाँ बनी हुई है, वहाँ गांव था। तो अक्सर हमारे उस एरिया में दूध वहीं से, वहां भैंसे वहीं रखते थे, तो दूध वहीं से डिलीवर होता था। तो जो सबसे बड़ा वहां भैंस रखने वाला चौधरी था, उसने मंच पे आके अनाउंस किया कि मैं इस लड़के के रोल पे खुश होता हूँ, और कल मेरी भैंसों ने जितना दूध दिया, मैं इस लड़के के नाम पे करता हूँ। क्या बात, क्या बात, वाह। तो अगले दिन जो है वो सारा दूध हमारे मंडली को मिला, और लोगों ने इतना पिया, घर में भी 2-2 किलो सबके दूध आ गया, और सब ने खूब शक्कर पिया, और हर एक कलाकार के घर में 2-2 किलो दूध गया, इतना दूध उस बंदे ने। तो मेरे लिए हौसला बढ़ गया था। मुझे लगा नाटक करना आसान काम है, मुझे ये लगा था कि नाटक करना बहुत आसान काम है। खैर, रामलीला हुई, फिर हम स्कूल में आए, दूसरे स्कूल में चले गए, जब हम ग्रेजुएशन करने के लिए दूसरे स्कूल में, वहां इतना चांस नहीं मिला, लेकिन अंदर इच्छा बलवती होती गई। इधर पता लगा मंडी हाउस में नाटक होते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ 74-75 की, 70, हाँ 374 के, इमरजेंसी से पहले की बात कर रहा हूँ। सप्रू हाउस में नाटक होते हैं। तो मैं चोरी छिपे कई बार घर से भाग जाता था और नाटक देखने चला जाता था, और घर में मुझे पता था मार पड़ेगी। तो अच्छी बात ये थी कि मेरा स्कूल जो था वो घर से कम 6-7 किलोमीटर पे था। तो मैं स्कूल से भाग जाता था और नाटक देख के, और ये कह के भी आज रात को क्लास है या दिन में क्लास है या ट्यूशन के लिए वहां जाना है, मैं झूठ बोलता था और नाटक देखने। और ये पंकज कपूर हो गए, या फिर पंजाबी के बहुत अच्छे अच्छे नाटक उस समय हुआ करते थे। बीके सूद हो गए, कीमती आनंद हो गए। ये कीमती आनंद की बात नहीं मैं करना चाहूंगा। कीमती आनंद उस समय, कीमती आनंद तो फिर 80s के आसपास आए थे, 78-80s के आसपास आए थे। लेकिन उससे पूर्व रहा ये राज बब्बर हो गया, या फिर पंकज कपूर हो गए, या के रैना हो गए, इनके नाटक हम लोग वहां देखने जाते थे। तो मुझे जब एक चमत्कार दिखाई देता था, तो मुझे लगता था कि मुझे भी कभी इसी स्टेज पर आके नाटक करना। घर में आते थे, मार पड़ती थी, दबा कर मार, ऐसी मार पड़ती थी कि लगता था कि कल से काम करना छोड़ देंगे। मतलब ये जब कहते थे कि हाँ कल से नहीं जाऊंगा, तो जो है मार से बच सकता था, वरना तो लगातार थप्पड़। ये रात मेरे फादर तो पेटी निकालते थे बेल्ट, और उससे मारा करते थे। और लेकिन उस समय तो कहते थे कि नहीं करेंगे, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन फिर अंदर से फलक करते कि नाटक देखने जाना। और फिर हम हर ऋतु के हफ्ते में एक आधा नाटक कभी भी हो गए, भाग जाते। कॉलेज में पहुंचे, तो वो नाटक करने की जो थी इच्छा, वो थोड़ी और बलवती हो गई कि नाटक करना है। नाटक स्टेज पे देखते थे तो बड़ा आसान लगता था कि ये लोग कर रहे हैं, मतलब तरह। फिर स्कूल का वो एक्सपीरियंस याद था, फिर वो रामलीला का एक्सपीरियंस याद रहा। तो बीच में 2-3 साल का गैप था, लेकिन 2-3 सालों के अंदर मैं नाटक देखने भाग जाता था। फिर वो नौटंकियां हमारे इधर आती थी, उनको देखा रहा करता था, या मुझे पता लगता था कि आज नौटंकी वहां पर आई हुई है, तो मैं वहां भी चला जाता था तो नाटक देखने। पैदल घूमता था, कुछ पैसे तो होते नहीं थे आपके पास, या फिर कहीं से कुछ चोरी कर लिए या कुछ कर लिए, मैं ये काम करता था। निक्कर में भाग जाता था मैं। कॉलेज में जब आए फर्स्ट ईयर के अंदर, तो हमने एक नोटिस बोर्ड पे पोस्टर देखा कि एकांकी प्रतियोगिता। अब पढ़ा इतना तो अंदर से कुछ होना शुरू हुआ, नाटक करना। अब नाटक कहां से लाए, किधर से लाए, ये समझ में नहीं आया। तो पता लगा कि हमारे जो
कल्चर कमेटी के इंचार्ज हैं, उनसे मिलो। तो उनसे मिलने हम लोग गए। हम 4-5 दोस्त मिले आपस में कि हमें नाटक करना है और नाटक में कुछ नाटक स्क्रिप्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फलाने आदमी से मिलो, वो तुम्हारा कन्वीनर है। और किससे मिलने गए, हम हैरान थे। डॉक्टर मदन गोपाल सिंह, अगर आपने नाम सुना हो, मंटू, जो आजकल बहुत बड़े सूफी गायक हैं, जेएनयू में हैं और मुक्ति बोध के साथ काम कर चुके थे। डॉक्टर मधु हमारे टीचर थे। तो उनसे मिलने गए तो पहले तो बहुत खुश हुए कि मेरे कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो थिएटर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नाटक चाहिए, मैं तुम्हें नाटक दे देता हूँ, लेकिन नाटक करना आसान काम नहीं है। नाटक करो, और नहीं तो एक काम करो, अगर तुम्हें नाटक नहीं मिल रहा तो एक नाटक के बहुत बड़े उस्ताद है डॉक्टर चरणदास सिद्धू, उनसे जाकर मिलो। डॉक्टर सिद्धू का नाम हमने थोड़ा सा सुना हुआ था, क्योंकि पता लगा था कि वो कोई एक नाटक है पंजाबी के, लेकिन उनसे कभी मुलाकात हमारी नहीं हुई। तो उन्होंने एड्रेस दिया और कहा कि डॉक्टर सिद्धू के पास चले जाओ, वहां पर तुम्हें जो है उनसे कुछ नाटक मिल सकते हैं। जबकि डॉक्टर मदन गोपाल सिंह के जो फादर थे डॉक्टर हरभजन सिंह, जो पंजाबी के बहुत बड़े कवि हैं, और उनको जो है पद्मश्री तक अवार्ड मिला हुआ है और कवि सम्मान मिला हुआ है उनके ऊपर। बहुत उनके काव्य नाटक में आजकल पढ़ रहा हूँ, बहुत कमाल के काव्य नाटक है उनके। तो हम डॉक्टर सिद्धू से मिलने के लिए 4-5 लोग हम लोग गए, और हमें पता लगा जी फलानी जगह वो रहते हैं और उनके घर में चले जाओ। लेकिन एक ध्यान रखना, आदमी बहुत बड़ा है, अमेरिका से पीएचडी करके आया है, इंग्लिश में हंसराज कॉलेज का लेक्चरर है, तो बात करा तमीज से करना, और वो अगर तुम्हारे को गाली गुली निकाल दे तो डरना नहीं, ये उन्होंने हमें कहा। अब एक बहुत बड़ी डर लेकर हम उनके घर में जा रहे हैं। मॉडल टाउन रहा करते थे, जहाँ के बिल्कुल सामने मोहन राकेश भी रहा करते थे उस समय। मोहन राकेश हिंदी राइटर, वो भी समय वहीं रहा करते थे। तो अनीता राकेश जो उस समय बिन्नी थी, तो वो वहाँ उनके साथ रहा करती थी। तो हम डॉक्टर सिद्धू के घर में गए, और उनके घर में जब जाने के लिए अंदर घुसे तो सबसे पहले उनकी वाइफ सामने आई। हाँ जी, किन्नू मिलना? हमने कहा जी डॉक्टर सिद्धू मिलना। बैठा अंदर, मिल लो। तो बड़ा अजीब लगा यार, ये क्या भाषा है, बैठा अंदर मिल लो। हम अंदर से इतने में आवाज है, आ जाओ अंदर आ जाओ। हम गए तो अंदर देखा, चारपाई के ऊपर एक मोटा सा आदमी, पेट नंगा, और बियर का गिलास साथ में रखा हुआ, साथ में एक आदमी और बैठे हैं, वो बियर पी रहे हैं और अंगीठी पे मुर्गा भून के खा रहे हैं। हाँ जी मैं ही सिद्धू, हाँ बोलो की काम है। अब हम डर गए यार, ये आदमी है कौन? हमें तो लगा था बहुत बड़ा प्रोफेसर है, अमेरिका से पीएचडी करके आया, तो घर के अंदर बैठा हुआ कच्चा तहमद पहन के और नंगा बिल्कुल, और तोंद इतनी बाहर निकली हुई है, और कहीं से लगता भी नहीं प्रोफेसर होगा। हमने कहा जी मैं ऐसे ऐसे मूर्ति कॉलेज से आए हैं और हमारे डॉक्टर मदन गोपाल सिंह ने भेजा आपको। अच्छा अच्छा, उस उल्लू के पट्टे ने भेजा, ठीक है, वो तो आप इतना समझदार है, वो तो उनको भेज रहा। हाँ जी की काम है? हमने कहा जी हमें ये काम है, हमें नाटक चाहिए। तब बेवकूफ हो, उन्होंने आपको नाटक लिख के दे तो मेरे को कानू भेजा उन्हें? सानू नहीं पता जी, उन्होंने सानू कहा था ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ आप भी कोई नाटक लिखा? तो कोई पढ़िया? पढ़े कहाँ थे, पढ़ा हो तो बताया। हमने कहा देखे हैं ये नाटक कभी। काका तुझे आदे नाटक करने तो पहला अपने नाटक लिखो, वो करो, अपने अंदर कुछ पैदा करो खुद ही। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे से मैंने एक लिखा था नाटक। तो कहते फिर उन्होंने ठीक कर लिया, वही कर लिया, उसको ठीक कर लू। हाँ, तो कहते तू कोई भी नाटक जड़ा है उन्होंने ठीक कर। हमने कहा जी वो अच्छा है बुरा है हमें पता नहीं। कहते ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ कैरेक्टर है ਤੁਹਾਡੇ? पंजाबी बात कर रहे थे हम, किन्ने कैरेक्टर ਤੁਹਾਡੇ? तो इसमें लगभग 5 कैरेक्टर हैं। तो ठीक है, तुम 5 कैरेक्टर अपना अपना रोल छांट लेना और मेरे सामने बोलना, मैं समझ जाऊंगा। जी कदों आइए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਲੈ 5 बेवकूफ मेरे को आएंगे, इस तो वधिया कि एक अकलमंद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चला जाए। मैंने कहा जी की मतलब? कहता तुसी किथे रिहर्सल करते हो? हमने कहा जी अपने कॉलेज में करते हैं। तो ठीक है मैं ਤੁਹਾਡੇ कॉलेज पहुंच जाऊंगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ वास्ते ਉੱਥੇ ही आ जाओ, ਉੱਥੇ पहुंच जाऊंगा। हम बात सुन के बड़े हैरान हो गए कि यार ये क्या। खैर इतना तो था कि जिस डर को लेके हम उनके घर में गए थे, वो डर एकदम खत्म हो चुका था। वो शख्सियत इतनी ऐसी थी
कि उन्होंने हमारे डर को 1 सेकंड में खत्म कर दिया, ये कह के कि वो भी आप जैसा ही आदमी है। क्या उसने हमसे बात, बात बहुत ही ऐसे ढंग से सहज, की, हाँ बहुत बहुत सहज ही सहज, इंसान। कि मैं भी तुम जैसा ही आदमी हूँ, और क्या बात। किसी का नाटक करने की बजाय पहले अपना नाटक अगर तुमने लिखा तो उसको ठीक कर दो। ये जो बात हमारे दिमाग में आई कि वो मेरा अपना लिखा हुआ होगा, अपनी क्रिएशन होगी, इसने मुझे हिम्मत दी। मतलब सोचो कि उनके घर में घुसने के लिए हमारे अंदर जो डर था, एक झिझक थी, और जब बाहर आए तो हम डबल हौसले के साथ सड़क के ऊपर खड़े। तो एक टीचर आपको क्या देता है, ये हमें वाकई उस दिन पता, वाकई क्या वाकई। हिम्मत आपको देता है। तो ये जो पहली छाप थी वो मेरे दिल में ऐसी पड़ गई कि मुझे अगर कल को प्ले डायरेक्ट करना पड़ा तो मैं भी अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा ही बिहेव करूं कि उनको लगे कि तुम्हारे अंदर खूबी है, मेरे में कोई खूबी नहीं है, तुम अपनी खूबी को ही काम करो, मेरी खूबी लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ये एक जो बात मैंने की। खैर जी, हम लोग आपस में प्लान करने लगे कि वो कल आ रहे हैं, और हमने जाके डॉक्टर मदन गोपाल सिंह को बोला। तो डॉक्टर मदन गोपाल सिंह ने कहा भी वो चाय आदमी चाय बहुत पीता है, उसके लिए चाय वाय का इंतजाम खूब रखना। तो ठीक है जी, चाय वाय का इंतजाम रखेंगे। हम कैंटीन वाले को बोल कर आए भी तू जग भर के जो है रख दियो। वो कहने लगा चाय इतनी पीता है कि जग भर के भी रख दोगे वो पीता रहेगा, जग खत्म कर देगा। तो हम कॉलेज में गए और कैंटीन वाले को बोल कर आए कि आएंगे तो जग चाय भेज देना हमारे पास, और 15 मिनट में भेज देना। हम घूमते फिरते करते अब स्टाफ रूम में पहुंचे तो देखा स्टाफ रूम में वो कुर्सी पे ऐसे बैठे हुए जैसे कोई साधु बैठा होता। हमने कहा, आप आ गए, भूत नहीं दियोस, 5:30 ਦਾ ਤੁਸੀਂ टाइम ਦਿੱਤਾ है, 5:20 ਦਾ बैठा हो जाते 10 मिनट ਤੁਸੀਂ लेट आए हो। नाटक करने का मतलब है टाइम, ये ध्यान रखो। यस रिहर्सल पे आने यस। का मतलब है टाइम, इस बात का ध्यान रखो, सच में। क्योंकि कोई तुम्हारी इंतजार कर रहा हो, कोई तुम्हारे पर टाइम पे पहुंच रहा हो। हम बड़े शर्मिंदा हुए। खैर उन्होंने कहा कि अपने अपने रोल मुझे पढ़ के सुनाओ। काजल, मैं हैरान होता हूँ, हमने पांचों ने वो रोल पढ़ के सुनाया उनको, और लगभग 35 मिनट का प्ले था। 35 मिनट उन्होंने आंखें बंद करके उस रोल, उस प्ले को सुना, और खत्म होते ही उन्होंने कहा कि कोई भी क्रिएटिविटी बुरी नहीं होती, बस उसको थोड़ा ध्यान देना होता है। तुम्हारा नाटक इतना अच्छा है, तुम इसी को ही ट्रांसलेट कर दो पंजाबी में, क्योंकि तुम पंजाबी प्रतियोगिता में जा रहे हो, इसी को ट्रांसलेट कर दो पंजाबी में और जाओ और इनाम जीत कर आओगे। ये दो लाइनें हमारे अंदर इतनी अंदर मेरे ग्रहण कर गई कि कोई भी क्रिएटिविटी जो की है, जो आपकी अपनी की हुई है, वो कभी पूरी नहीं होती। और दूसरी बात उन्होंने कही कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वो क्या आपको बात। आज नहीं पे करेगी तो 10 साल के बाद भी पे करेगी, पर पे जरूर करेगी वापस। ये लाइन हमें को बहुत अच्छी लगी। खैर वो नाटक लेकर हम लोग पहली बार पंजाबी प्रतियोगिता के अंदर हम वो नाटक लेकर गए। JN कौशल हमारे सामने जज के रूप में बैठे हुए थे, और इतना बड़ा हॉल, गालिब इंस्टीट्यूट हमने पहली बार देखा था। उसका स्टेज के ऊपर मैं पहली बार चढ़ा था। एक ऐसा स्टेज हम जो दूर से देखा करते थे, उस स्टेज को छुआ मैंने, और मुझे लगा कि मैं सचमुच स्वर्ग में खड़ा हूं। क्या उस स्टेज को छुआ और क्या मैंने बात। प्रणाम किया। हमने वो लगभग उस समय 20-25 की करीब टीम थी हमारी, और हमने सेकंड अवार्ड लिया बेस्ट प्रोडक्शन का, और मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसमें मिला। वहां से मेरी पंजाबी नाटकों के प्रति इच्छा बलवंत होगी, यूं बलवंत होगी कि पंजाबी रंगमंच ने, पंजाबी नाटक ने मुझे पहली बार मंच दिया है। इतना बड़ा गालिब इंस्टीट्यूट, गालिब ऐवान गालिब जो है, ऐवान गालिब में हमारा हुआ था, इतना बड़ा मंच दिया है, और इसने मुझे इनाम दिया है। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं पंजाबी रंगमंच को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा पहला प्रयास होगा। फिर चल सो चल, उन्होंने, हम लोग फिर वापस वो डॉक्टर सिद्धू का ही ग्रुप हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी। उन दिनों फिर हम लोग, डॉक्टर मदन गोपाल सिंह हमको कॉलेज में बुलाया करते थे नाटक कला सिखाने के लिए। सुबह 6 बजे, सर्दियों के मौसम में, दिसंबर के महीने में सुबह 6 बजे बुला दिया करते थे, छत पे खड़ा कर देते थे, और हमें बोलते थे अपने कपड़े उतार दो। और हम अपने कपड़े उतार दे, ठंड में सुकड़ रहे होते थे, लेकिन हमको वो वॉइस की प्रैक्टिस जो हमको कराते थे वहां पर, जी वॉइस की जी। मॉड्यूलेशन की कराते थे, और वो हमारी जो होती थी। और ठंड के अंदर हम सुकड़ रहे हैं, हमने सिर्फ बनियान पहनी हुई है,
और बनियान के अंदर, ठंड का मौसम, ठंडी हवा चल रही है, छत पे खड़े हैं हम लोग कॉलेज की, और हम वॉइस पे जो काम कर रहे हैं। आज अगर मेरी वॉइस में अगर कुछ है तो मैं इसका सबसे बड़ा श्रेय देता हूं डॉक्टर मदन गोपाल सिंह को। 12-15 दिन उन्होंने हमारे सिर्फ वॉइस पे काम किया, सिर्फ वॉइस पे, और किसी पे काम नहीं। अगर मैं आज अपने सांस को इतना लंबा खींच लेता हूं, उसका बहुत बड़ा प्रयास है। 12-15 दिन ठंड में करके सुकड़ते थे हम लोग, हमारी हालत खराब हो जाती थी। उसके बाद फटाफट हम नीचे जाते थे और कैंटीन में घुसते थे। कैंटीन वाले को बोल रखा था कि एकदम अंगीठी जला के रखा कर। वो अंगीठी जला के रखता था, हम उसके पास 10 मिनट भी हाथ रखते थे, तब जाके हमारी होश खत्म। लेकिन मदन गोपाल सिंह ने हमारे पर कोई दया नहीं बरती। उन्होंने कहा नहीं, अगर वॉइस पे काम करना है तो करना पड़ेगा। तो आज मेरी वॉइस, जो कई लोग कहते हैं कि तेरी वॉइस में बहुत जान है, वो सिर्फ जी का परिणाम सिर्फ डॉक्टर जी। उस प्रैक्टिस को है, उस प्रैक्टिस को जानता है। अभी भी हम वॉइस पे काम, मैं खुद काम करता हूँ घर के अंदर, वॉइस पे काम करता हूँ। फिर हम लोगों ने कॉलेज ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के बाद तब उन दिनों दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसे इंस्टीट्यूट होते थे जहाँ पर आप थिएटर सीख सकते थे, या तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होता था, या श्रीराम शंकर का एक्टिंग कोर्स होता था, 2 साल वाला एक्टिंग कोर्स होता था। इन दोनों में ही एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल काम। अब चूंकि पंख लग चुके थे, घर वालों को पता लग चुका था भाई अब तो ये छूटने वाला तो है नहीं, ये तो करता रहे, तो ये कि पढ़ाई में ठीक रहे और अपना करता रहे। तो लेकिन फिर हम लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करने के बाद अब बाकी काम कैसे सीखे। जब हम देखते थे, रिहर्सल में आते थे, तो देखते थे हमारा जो डायरेक्टर है डॉक्टर सिद्धू, इतने बड़े आदमी जिन्होंने अमेरिका में जाके पीएचडी की, फुल ब्राइटशिप के ऊपर पीएचडी की है, और पूरा यूरोप का, पूरा ग्रीक का थिएटर देखा है। जब हम जाते थे, वो और उसकी वाइफ स्टेज के ऊपर झाड़ू लगा रहे होते, क्या तो बात हमें है, देख के बड़ा क्या होता था बात कि ये है, क्या, स्टेज पे झाड़ू लगा रहे होते थे, क्या बात झाड़ू, ताकि लोग आए और काम करें। और इवन जो कुर्सियां होती थी कॉलेज के ऑडिटोरियम में, हम रेसल करते थे, कुर्सियों पर कपड़ा लगा रहे होते थे, साफ कर रहे होते थे, हमें शर्म आती थी। हमने फटाफट वो काम करना सीखना, फिर झाड़ू लगाना शुरू किया। और फिर ये आते लोगों से पहले हम आते थे, झाड़ू लगाते थे, स्टेज कुर्सियां साफ करते थे ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए, पानी का मटका भर देते थे, पानी उनके लिए लेकर आते थे, चाय वहां लेकर आते थे। चाय तो क्योंकि घर में बनती थी, मिसेस सिद्धू घर में बनाया करती थी, तो हम घर जाते थे चाय लेकर, और उनको हम वापस आते थे। तो ये हमने अपने पूर्वजों से सीखा था, अपने उस्ताद से सीखा कि नाटक जो है, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, कोई एक्टर आप पे एहसान नहीं कर रहा, कोई एहसान नहीं कर रहा। आपका मन है तो आप कर रहे हैं, आपका मन है तो आप नहीं कर रहे। ये नाटक को, कला को है, ये कला है। कला के साथ तो आप मर कर ही जी सकते हैं, अदरवाइज आप जिंदा रहकर नहीं जी सकते, मर कर ही आपको जीना पड़ता है, और ये काम आपको आने चाहिए। ऐसे ही पता लगा एक दिन, डॉक्टर सिद्धू ने मुझे कहा कि जा, तेरे लिए मैंने लाइटिंग की वर्कशॉप के लिए फीस भर दी। तब श्रीराम सेंटर में एक जीएस दास गुप्ता साहब, जो लाइटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट रहे हैं, डिजाइनर रहे हैं, जीएस दास गुप्ता साहब, वो एक वर्कशॉप कर रहे थे श्रीराम सेंटर के अंदर। तो उन्होंने कहा मैंने तेरी फीस भर दी है। आप जानते हैं श्रीराम सेंटर उस समय फीस के कितने लेता था? 3,000 रुपया, 15 दिन की फीस। तो आज वो 50,000 रुपये ले रहा है। उस समय 3,000 रुपये, मतलब मेरे जैसी की तो हिम्मत नहीं थी, मेरे परिवार की हिम्मत नहीं थी, और सिद्धू की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनकी अपनी 5 बेटियां थी। लेकिन उन्होंने हमारे अंदर कला देखी, उन्होंने कहा लगन देखी, उन्होंने कहा जाओ लाइटिंग सीख कर आओ। 3,000 रुपये उन्होंने अपनी जेब से भर दी। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि मैंने मेकअप के लिए, को दमनिया को बोल, दमनिया साहब हुआ करते थे थिएटर मेकअप के बहुत बड़े, जिनका बेटा आजकल काफी कर रहा, दमनिया साहब को बोल दिया है, तो आप जाइए और मेकअप की क्लास, वहां पर क्लास ली। हम लोग मेकअप की क्लास लेने चले गए। मुझे याद है श्रीराम सेंटर के अंदर मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था, राजेंद्र नाथ जी थे तब डायरेक्टर। जी। तो इंटरव्यू देने के बाद मैं सिलेक्शन हो गई थी मेरी। तब वहाँ सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल काम था। सिलेक्शन हो गई थी तो मैंने आगे सिद्धू साहब को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी श्रीराम सेंटर के अंदर सिलेक्शन हो गई एक्टिंग कोर्स के अंदर। तो मुझे लगा बहुत खुश होंगे वो, लेकिन उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था। मैं हैरान हो गया, मेरे 2 साल के कोर्स में सिलेक्शन हो गई, थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा कि सर ये क्यों? कहते 2 साल में जो तू वहां सीखेगा सिर्फ टेक्निकल सीखेगा, एक्टिंग वही तुझे यहां पर रहकर 6 महीने में आ जाएगी। वहां सिर्फ खड़ा होना सिखाएंगे तेरे को,
इधर खड़ा होना, उधर खड़ा होना, उधर खड़ा होना, उधर खड़ा होना। यहाँ पर मैं अगले दिन ही वो सीट वापस करके आ गया और मैं फिर उस ग्रुप के साथ जुड़ गया। फिर हमारी जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता था, बैरी जॉन साहब करते थे नाटक, तो हम बैरी जॉन की क्लासेस में सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते थे कि हमें वहां बैठने थे, आप कैसे एक्टिंग सिखाते हैं मैं उसमें देखता रहा हूँ। तो सिद्धू साहब ने हमारी फीस उसमें भी भर दी कि जाइए वहां सीख कर आओ। ऐसे ही रंजीत कपूर जब एक रुका हुआ फैसला कर रहे थे, तो एक रुका हुआ फैसले के लिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, सिद्धू साहब के थ्रू रिक्वेस्ट की कि आप जो कर रहे हो हमें सीखने दो, आपसे मैं देखता हूँ काम कैसे होता है। तो वो काम हम देखने के लिए जाते थे। रंजीत कपूर के लिए कभी मैं पान लेके आ रहा हूँ, कभी चाय लेके आ रहा हूँ, पंकज कपूर के लिए कभी कुछ लेके आ रहा हूँ, कभी झाड़ू मार रहा हूँ और पोछा भी लगा रहे हैं हम लोग उनके लिए। इवन मैं कई बार तो वो पीकदान लेके भी खड़ा रहता था कि ये वो थूक करेंगे तो मैं पीकदान आगे कर दूं और वो पीक उसमें करेंगे। रंजीत कपूर साहब तो हर 10 मिनट के बाद एक नया पान चबाते थे या फिर सिगरेट पीते थे। तो ये एक प्रोसेस था हमारा नाटक कला को सीखने का। और लेकिन हमें हाँ कभी शर्म महसूस नहीं हुई, क्योंकि हम जानते थे ये इससे ही हम कर सकते हैं। और जब हम इतने बड़े बड़े लोगों, पंकज कपूर को हम लोग देखते थे, उसको रूबरू देखना और उसके बाद उसको मंच पर देखना, और अब तो उसको पर्दे पे देख रहे हैं हम लोग, हम जानते थे कि वो कितना सीरियस होते थे। हम जानते जब रिका हुआ फैसला हो रहा था तो शो से लगभग पौना घंटा पहले एसएम जहीर साहब को, के रैना जी को और आपके कुरैशी साहब को, इन लोगों को मैं देखता था, ये आराम से कोने में जाके तैयार होकर बैठ जाते थे, अपने रोल पे कॉन्सेंट्रेट करते थे। नाटक शुरू होने के पौना घंटा पहले ये किसी से कोई बात नहीं करते, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते, रोल पे काम करते थे। चाहे वो पंकज कपूर हो, के रैना हो, एम के रैना हो और जहीर साहब हो, ये लोग जब मैं देखता था इनको, ये लोग अपने मस्त हो जाते थे। तो ये जो एक प्रेरणा मिली थी मुझे इनसे कि नाटक जो है वो शोर शराबा नहीं है, नाटक दिखावा नहीं है, नाटक एक यात्रा है जो आपको अंदर से लेनी हो, अंदर से करनी पड़ती है। ये ये बीच हमारे अंदर उस समय पर है। ऐसा ऐसा करते करते 1990 का एक 84 में फिर हम लोगों ने दोबारा काम, फिर मैंने एक छोटा सा प्ले डायरेक्ट किया था उसमें। और तब तक मैं एक्टिंग, डायरेक्शन, सेट डिजाइनिंग, अशोक जैन हुआ करते थे हमारे एनएसडी से पास आउट के सेट डिजाइनर, उनके साथ रह के हम लोग सेट बनाया करते थे, कील ठोका करते थे। शिदम सेंटर में तो अब लिफ्ट लगी है, अब लिफ्ट लगी है। अब से पहले नाटक हम लोग गांधी मेमोरियल हॉल, चप्रू हाउस या फिर आईटेक्स में करा करते थे, यहाँ कोई लिफ्ट नहीं थी, शिदम सेंटर में भी कोई लिफ्ट नहीं थी। तो 25-25 तखत होते थे जो टेंट हाउस से हम लेकर आते थे, अपने कंधे पे रखकर हम सीढ़ियों से ऊपर जाते थे, सेट बनाते थे, वापस सीढ़ियों से नीचे लाते थे और फिर टेम्पो में रखते थे और टेम्पो फिर जाकर टेंट हाउस को जाके वापस करते थे। सेट खुद बनाया करते थे, मेकअप खुद करते थे हम लोग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग खुद करते थे। हमें याद है हम चोर बाजार जाकर जो है वो प्रॉपर्टी को ढूंढा करते थे, प्रॉपर्टियां कहाँ से मिलती है, ये पुराना सामान कहाँ से मिलेगा। जामा मस्जिद में घूमते थे और कहाँ कहाँ नहीं हम लोग घूमे जो पुराने एरिया में जाकर। और खासकर चोर बाजार के अंदर हमारे को संडे को जो लगता है दिल्ली में, लाल किले के पीछे लगा करता था, वहां जाकर हम लोग पुरानी कॉस्ट्यूम को देखा करते थे। फिर चांदनी चौक में जाकर हम लोग कपड़ा खरीद के, जब सब हमारे साथ होते ग्रुप के सभी लोग, मेरी वाइफ जो आज है बीना, ये पूरे पांचों बेटियां सिद्धू साहब की थी, वो हमारे साथ काम होती थी, हमारे थिएटर के बाकी लोग थे हमारे साथ काम होते थे। और मतलब अब आप लिफ्ट में सामान रखकर ऊपर ले आते हैं, लेकिन आप सोचिए उस वक्त को, जब आपको हॉल 2 बजे मिलता था और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग सेट लगाते थे, 4 बजे खाना खाते थे, खाना हमारा घर से ही बन के आता था। ये एक हमारा दस्तूर आज तक रहा है कि डॉक्टर सिद्धू के साथ जब हम काम करते, उनकी मिसेस जो है रोल भी करती थी और खाना भी घर से, 50 आदमी का काम कर रहे हैं तो 50 आदमी का खाना घर से बनकर आता था। हम लोग खाना अपना ही घर का खाते थे और फिर वापस टेम्पो में जो शो खत्म होने के बाद टेम्पो में सब एक साथ जा रहे हैं, वो जो पिकनिक होती थी हमारी, वो मार्वलस, वो सीखने के दौर हमारे। आप लड़ते झगड़ते सीखते हैं, आप एक दूसरे से सीखते हैं, आप जेलस करके कभी नहीं सीख सकते, आप हमेशा किसी को प्यार करके ही सीख सकते हैं। वो जेलस से फिर आप जेलस करोगे, नफरत करोगे, और नफरत आपको कला नहीं सिखाती।
कला आपको हमेशा प्यार सिखाती है। एक कहावत है कि आप अगर इकट्ठे खेलेंगे तो इकट्ठे रहेंगे जी। अगर आप झगड़ोगे तो कभी भी इकट्ठे नहीं रहेंगे। नफरत। तो सिद्धू साहब की बहुत प्रभाव रहा मेरे ऊपर और मैं उसी प्रभाव को नाटक कला के अंदर अपने ग्रुप के अंदर मैंने जो फिर डायरेक्शन में शुरू किया 89 में मैंने पहला प्ले डायरेक्ट किया वो था आधे अधूरे। क्या बात पहली बार सर, क्या आधे बात। अधूरे, वो भी पंजाबी भाषा में किया था। हाँ, जो डायरेक्शन में मैंने 89 में, उससे पहले मैं सिर्फ एक्ट कर रहा था। वो पंजाबी एकेडमी बनी थी और तो यूथ फेस्टिवल में दौरान उन्होंने मुझे एक मौका दिया प्ले डायरेक्ट करने का, आधे अधूरे। और आधे अधूरे इसको हमने किया था नाम। और वो शुरू से ही मुझे आधे अधूरे बड़ा अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था, क्योंकि इसमें अशोक का जो कैरेक्टर था मुझे अपने जैसा लगता था कि मैं अशोक हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से अशोक है, आवारा है, काम नहीं मिल रहा, अंदर से एक आग है उसके अंदर। और वो मतलब एक तेज औजार भी उसके अंदर है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी अपनी औजार मध्यम बढ़ती जा रही है, मंद बढ़ती जा रही है, काम नहीं है, घर वाले आवारा समझते हैं, नकारा समझते हैं। तो मेरी हालत भी घर में यही था कि मेरे अंदर एक आग थी, मैं कुछ करना चाहता था, मेरे अंदर जज्बा था, लेकिन घर वाले नकारा समझते। तो अशोक से मैं अपने आप को बड़ा रिजेंबल करता था उस समय, क्योंकि अशोक जैसी उम्र का ही था मैं। तो ठीक है, सर हम लोगों ने मैंने वो आधे अधूरे जो है नाटक डायरेक्ट किया था पहली बार। सप्रू हाउस में उसका बहुत बड़ा शो हुआ था, तमाम भीड़ उसके अंदर थी। और अगले दिन जब उसका वो रिव्यू छपा तो मैं हैरान हो गया। जब वो रिव्यू वो देखे, उसने कहा कि इतनी बेहतरीन प्रोडक्शन हमने एक यंग डायरेक्टर के अंदर देखी, एक आग जो देखी। और उसने मेरा हौसला और बढ़ा दिया, हौसला बढ़ गया। ये तो खाना। फिर उसके बाद चल सो चल एक डायरेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, ये मैंने प्रण कर लिया था कि मैं पंजाबी नाटकों को नहीं छोड़ूंगा। पंजाबी नाटक जिसने मुझे इतना मान सम्मान दिया है, हिंदी करूंगा। हिंदी में नाटक तो मैंने शुरू किए, तो सबसे पहले नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया था हिंदी का, वो इन्हीं पंजाबी की हिंदी ट्रांसलेशन की थी हम लोगों ने। फिर जो बड़ा नाटक करने की बात आई कि बड़ा नाटक कैसे करें, हिंदी में कोई बड़ा नाटक करे, तो मुझे एक कॉलेज ने शायद शायद ये बात है सन 1998-97 की बात। तो मुझे कहा कि कोई एक अच्छा नाटक हमारे लिए करके दो। तब कॉलेजेस के अंदर इतना पैसा नहीं होता था कि वो बड़ा नाटक करे, लेकिन वो प्रिंसिपल काफी अग्रेसिव था, उसने कहा नाटक होना चाहिए, एक बड़ा नाटक हमारे लिए करो। साहित्य कला परिषद की फिर मैंने थिएटर वर्कशॉप भी की, जो बच्चों की वर्कशॉप्स होती थी, उसमें भी नाटक हम लोगों ने किए। उसने मुझे काफी सिखाया। फिर हम लोगों ने एक पहला मल्टीमीडिया शो किया था। मल्टीमीडिया शो मतलब पहली बार हम लोग दिल्ली के मंच पर एक डांस ड्रामा के रूप में एक ऐसा नाटक लेकर आए थे, जिसमें ना केवल डांस ड्रामा वो पूरा रिकॉर्डेड था, अलावा इसके पहली बार हम लोगों ने फुटेज इस्तेमाल की थी, 2 घंटे की फुटेज, लाइव फुटेज इस्तेमाल की। वो नाटक था आजादी के तराने 1957, यानी 50 साल आजादी के पूरे हुए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ कर रही थी 50 साल आजादी के। तो हम लोगों ने आजादी के तराने के नाम से नाटक किया था। और पहली बार इतना बड़ा, जिसमें लगभग 100 के करीब लोग काम कर रहे थे। उसके कई शोज दिल्ली में हुए। फिर लाल किले में गवर्नमेंट ने करवाया था उसका, दिल्ली हाट में करवाया, लाल किले के अंदर। ये 5 नवंबर मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो नेताजी सुभाष चंद्र के ऊपर जो ट्रायल चला था वो 5 नवंबर को चला था। तो वहां पर सेलिब्रेट हुआ था। और उस समय बापी बोस एनएसडी की तरफ से था और जी। मैं कॉलेज ड्रामा सोसाइटी की तरफ से था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं उस लेवल पे आ गया हूँ कि एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ एनएसडी का डायरेक्टर काम कर रहा है। इसका मतलब मेरा जो है काम इतना, मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही थी कि मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ। और उस मंच के ऊपर मुझे याद है कि एनएसडी ने मना कर दिया था, हम इस मंच पे काम नहीं कर सकते, लाइटिंग की ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तब वो उस समय जो बख्शी साहब हुआ करते थे, एनएसडी के रजिस्ट्रार हुआ करते थे, उन्होंने गाली निकाली और बड़े मोटी गाली निकाली अपने डायरेक्टर को, कहा कि साले जब ये लोग कर सकते हैं तुम तो फिर ट्रेंड एक्टर हो, तुम क्यों नहीं कर सकते। ये बात हमें हैरान कर गई। हमें लगा यार हम इस लेवल हो चुका है हमारा। तो हमें अपने आप से बड़ी खुशी होती थी। मैं डॉक्टर सिद्धू के पांव पड़ा था कि आपने मुझे हमें इस लेवल पे पहुंचा दिया। खैर वो नाटक जब हमारा हुआ आजादी के तराने, तो उस समय कर्नल ढिल्लो जो आईएनए फौज में थे सुभाष चंद्र बोस के साथ, और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो अभी जिनकी डेथ हुई है, ये उस समय वहां नाटक देखने वालों में थी।
मुझे याद है जो ही हमारा नाटक खत्म हुआ और इसके अंदर हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस का वो गाना था, कदम कदम बढ़ाए जा, उसको भी रखा था। नाटक जो ही खत्म हुआ, कैप्टन ढिल्लो ने, कर्नल ढिल्लो ने अपनी स्टिक से चला करके स्टिक को यूं फेंका और कदम कदम बढ़ाते हुए मंच पे ऐसे आए। 90 साल की उम्र के अंदर वो आदमी आया और आते ही उन्होंने गले लगाया और कहने लगा कि क्या तुम लोगों ने जोश भर दिया मेरे अंदर कि मैं वापस अपने उन दौर में पहुंच चुका जब मैं INA के अंदर हुआ करता था। और लक्ष्मी सहगल जो थी उसने भी कहा कि वो म्यूजिकल था, मेरी मीना ने उस समय पूरा म्यूजिक तैयार किया। नाटक कभी भी किसी एक आदमी की काम नहीं होता, ये पूरा कलेक्टिव काम होता है जी। पूरा कलेक्टिव काम होता है और इसमें कोई भी कड़ी कमजोर नहीं होनी चाहिए जी। मतलब आपको किसी काम में शर्म नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक यात्रा हमारी चलती रही। उसके बाद हम लोग आगे चल रहे, फिर हमने कोणार्क नाटक, जो सबसे मुश्किल नाटक माना जाता था, जिसको कहते थे नाटक कोई उठाता नहीं है सर, बहुत खूबसूरत नाटक कोणार्क। तो मैंने कहा भी जब मुश्किल काम है तो उसको हम करेंगे। तो फिर मैंने कोणार्क नाटक को किया और इसके बाद कईयों ने कहा कि इस तरह की जो आइडियाज तुमने निकाले शायद कभी किसी ने नहीं निकाले, कि बिना सेट के तुमने एक कोणार्क को खड़ा कर दिया वहां पर, ये काम बड़ा मुश्किल था। फिर हमने महाबलिदान, मेरे स्कूल ने मुझे कहा कि बाइबल के ऊपर 2 घंटे का नाटक कर। तो बाइबल के ऊपर 2 घंटे का नाटक बड़ा मुश्किल काम था। तो फिर हमने बाइबल के नाटक पे, ये मेरी चश्मा लगा हुआ है इसका कारण यही था कि मुझे बाइबल समय 7-8 बार पढ़नी पड़ी। फिर हमने बाइबल के ऊपर नाटक किया। ऐसे मल्टीमीडिया, फिर अग्रसेन के ऊपर हमने मल्टीमीडिया किया, अभी बाबा नानक पे हम लोगों ने किया। तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस मुझे रहा। तो अब तक मैं अपनी जर्नी देखूं तो अगर मैं पीछे को घूम कर देखता हूँ तो लगभग 65 के करीब नाटक में डायरेक्ट कर चुका हूँ और अब तक मैं 1835 के करीब परफॉर्मेंसेस दे चुका हूँ मंच के ऊपर। क्या बात। और आज हिंदुस्तान के लगभग हर बड़े शहर में, कैपिटल्स के अंदर जाकर अपनी परफॉर्मेंस दे चुका हूँ। और मुझे खुशी है कि काजल तुमने भी मेरे साथ काम कर रखा है। मैं सर बड़ा अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मान रही हूँ कि मैंने आपके साथ काम किया। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप इतने सहज कर देते हैं ना अपने आर्टिस्ट को कि उसके ऊपर वो टेंशन ही नहीं रहती। इतना अच्छा सहज होना मैंने भी सीखा था सहज होना। कि आप देखो, आपके पास पूरे दिन में अगर एक्टर आ रहे हैं थके मंदे ऑफिस से आ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर उनको चाय और कुछ मिल जाए खाने को, उसके बाद उनके साथ आप देखो, आपके पास 2 घंटे के लिए आ रहे हैं। हाँ, आजकल कुछ एक्टरों ने अपने आप को बहुत इजी समझ रखा है कि नाटक करना बहुत, एक नाटक 2 नाटक करने के बाद वो समझते हैं कि अब मीडिया में मैं भी जा सकता था। एक अच्छा था, इवन श्याम बेनेगल के यात्रा सीरियल में हम लोग गए, एक फिल्म भी मैंने की है उस समय। लेकिन ये एक बड़ी पक्की बात है कि किसने रोका आपको मीडिया जाने के लिए? मुझे भी किसने नहीं रोका था। अगर मैं भी मीडिया में चला जाता या अगर मैं पंजाबी नाटक ना करता तो दिल्ली में कौन सा दूसरा आदमी था जो पंजाबी नाटक करता। फिर मेरी माँ ने मुझे इतनी इज्जत दी है तो मैं क्यों ना अपनी माँ की इज्जत को आके बढ़ा के। तो ये काम था मेरा पंजाबी नाटक को करने का। तो अब मैंने बता दिया, इतने नाटक में कर चुका हूँ। 18 सर बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी। और इट्स लाइक अ वर्कशॉप। ऐसा लग रहा है कि कोई वर्कशॉप हमने अटेंड की। इतना मतलब हम लोग इतना, मैं और मेरे साथ देखने वाले तो जाहिर सी बात है इतना कुछ लिख रहे हैं, सभी बहुत इंस्पायर हुए। ये जरूर कहना चाहूंगी सर, जब मैं दिल्ली आई थी, क्योंकि मैं जम्मू से हूँ, जब मैं दिल्ली आई थी, नई आई थी, तो मैंने जब आधे अधूरे प्ले देखा ना सर, उसमें मुझे सिर्फ आप नजर आए। और फिर मैं आपको ढूंढा मैंने कि कहाँ ही सर कौन है। मतलब इट वाज मेस्मराइजिंग जो आप तब उस वक्त मैं आपको नहीं जानती थी, क्योंकि मैं जम्मू से नहीं आई थी। बट वो जो पूरे प्ले में सिर्फ आप ही नजर आए। आप जानते हो नाटक मैंने सिर्फ 3-4 दिन में तैयार किया था, क्योंकि वो कोई और कर रहा था नाटक पहले आधे अधूरे, जिसको आपने देखा था। कोई और दूसरा एक्टर कर रहा था, श्रीवर्धन कर रहा था, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे कहा गया कि आप कर लो। वो 3 दिन में तैयार किया था मैंने वो रोल, खासकर आधे अधूरे का। क्योंकि आधे अधूरे तो आज भी ऐसा नाटक है, मुझे सुबह कोई बोल दे कि शाम को तूने आधे अधूरे करना, तो मैं कहूंगा कर दूंगा। ऐसा नाटक, उसके लफ्ज व लफ्ज मुझे याद है, लफ्ज व लफ्ज। उसके इंग्लिश में हम लोगों ने 90 शो किए हैं, हाफ पे हाउस के नाम से 90 शो हमने इंग्लिश में किए आधे अधूरे के, और दिल्ली के हर कॉलेज में जाकर किए हैं, हर कॉलेज में। अच्छा, हमारे पास स्टेज नहीं होती थी, क्लासरूम होता था। क्लासरूम में जहाँ टीचर खड़ा होकर पढ़ाता है, वहीं पर हम लोगों ने आधे अधूरे कर रखा। वहीं हमने मडिया जो है ग्रीक प्ले है, वो वहीं कर रखा है। मिस जूली हमने वहीं कर रखा है।
एक जर्नी हमारे कॉलेजियट ड्रामा सोसाइटी की हमें ट्रेनिंग ऐसी मिली है कि हम कहीं पर भी खड़े होकर नाटक को कर सकते हैं। ये एक हम ट्रेनिंग अपने उस्ताद से हमको ऐसी मिली। और सहज होना तो मैंने अपने डायरेक्टर से सीखा कि सहज होकर काम करना, क्योंकि आप अपने आप को डायरेक्टर हवा बनाकर काम नहीं कर पाते। देखो डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर असल में पहला निर्देशक होता है, पहला दर्शक होता है। वो दर्शक के तौर पे सामने नाटक को देखता है कि नाटक देखने में तुम्हें कैसा लग रहा है, वो बताता कि ये कमी है, ये कमी है। अदरवाइज निर्देशक कुछ नहीं है, वो पहला दर्शक है। उसके बाद तो दर्शक बहुत से आ जाते हैं देखने के लिए, लेकिन पहला दर्शक निर्देशक होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, एक संयम जरूर चाहिए किसी को भी अगर एक्टिंग में आना है। बिना संयम के काम नहीं है। आप एक नाटक करके, दो नाटक करके आप ये समझे कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ। हम आज भी उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उतना ही कर रहे हैं। ये नहीं कि हर पल हम लोग देखते हैं, हर पल हम सोचते हैं। अब मैं इतनी जर्नी आजकल जो हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, हम लोग यात्रा देख रहे हैं, तो उन लोगों की अगर हम इंस्पिरेशन सुनते हैं, उनके लोगों की यात्रा सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हमने स्ट्रगल कम किया, इन लोगों ने ज्यादा किया, हमें ये लगता है। जबकि हमें अगर हम अपने इंडिविजुअल सोचते हैं, मुझे लगता है कि मैंने स्ट्रगल बहुत किया, बहुत मार खाई है, घर से बहुत मार खाई है, पूरा लगभग पैसा फूक दिया इसके अंदर अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का। आपने अगर कमाया क्या है, कमाया ये है कि काजल मुझे यहाँ बुला रही है, कमाया ये है कि मुझे पंजाब में लोग जानते हैं, कमाया ये है कि मुझे दिल्ली से बाहर जानते हैं, और इसके अलावा क्या कमाया है? मतलब सर यू आपको आर अ पैसा लेजेंड, नहीं मिला, सर यू आर अ लेजेंड, यू आर अ लेजेंड, इसमें कोई दो बस राय ये नहीं। यू आर अ लेजेंड, यू आर अ लेजेंड, बस इसमें कोई चल दो रहा राय है। नहीं। और अब सर देखो, जिस तरह से आपने सिद्धू सर की बात की, वो पंजाबी के शेक्सपियर उनको कहा जाता है, पंजाबी नाटकों का बिल्कुल कहा शेक्सपियर उनको जाता, कहा बिल्कुल जाता है। कहा वो जाता, वो कितने थे, वो है। सहज, सहज इंसान, कितने सहज, जो आपने उनके बारे में बताया। और एक अच्छा कलाकार वही होता है जो सहज करता है। और आपके साथ मैं फिर कहूंगी कि आपके साथ काम करना तो इट्स लाइक, क्या कहूँ सर, जो आप, अगर आपके साथ काम करके आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अपने आप बाहर निकल जाती है। बहुत बहुत कूल रखते हैं आप। तो सर मैं ये जरूर चाहूंगी कि चलते चलते आप जो यंग परफॉर्मर्स है उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको सचमुच इस कला से प्यार है, जी तभी आप आइए। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं या इसको एक मीडिया बनाना चाहते हैं, दूसरी मीडिया में जाने के लिए, तो मत आइए। आप दूसरी मीडिया में जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट दूसरी मीडिया में जाइए, उस वहां जाकर काम करने की कोशिश कीजिए। थिएटर को सिर्फ मीडिया बना के उसके बाद ये कह के हमारा थिएटर क्यों नहीं इतना फल फूल रहा, कमर्शलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा, प्रोफेशनल क्यों नहीं हो पा रहा। आप संगीत में देखिए, संगीत के अंदर जो एक होता है गाने वाला या बजाने वाला, वो हमेशा अपने गुरु को याद रखता है। जब जी भी वो परफॉर्म देने जाएगा, सबसे पहले गुरु का नाम बोलेगा, उसके नाम करेगा। डांसर्स को आप देखिए, वो जहां मंच को पहले छूती है, उसके बाद अपने गुरु को नमस्कार करती है कि मैं उनकी शिष्या हूं, वो बोलती है। लेकिन ये कला थिएटर में नहीं है, ये बात थिएटर में नहीं। आज मेरे साथ जो काम कर रहे हैं या काजल तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, वो टूट कर दूसरा ग्रुप बना लेंगे। उनको लगा अभी काजल ने जी सिखाया क्या हमारे को, रवि ने जी सिखाया क्या है हमारे जी को। या जी फिर मैं उन निर्देशकों को भी देखता हूँ, अरे उसने नाटक क्या लिखा, नाटक तो मैंने ठीक कर दिया, मैंने जी इसको सीन को दोबारा लिखा, मैंने ठीक कर दिया। तो मुझे वहां पर बिल्कुल बड़ा सही, गुस्सा आता है, ऐसे ऐसे बिल्कुल निर्देशकों के ऊपर सही। बड़ा गुस्सा आता है कि अगर आपको नाटक पसंद नहीं था और आपको नाटक खराब लग रहा था, तो आपने किया ही क्यों, आपने चुना बिल्कुल क्यों। आप वो नाटक चुनाव कीजिए जो आपको पसंद आ रहा हो। या फिर जिस डायरेक्टर के अंदर आप काम करने जा रहे हैं, तो अगर आप संयम नहीं है, आप पे पेशेंस नहीं है, तो मत जाइए, आप मत जाइए, ग्रुप को खराब मत। एक वक्त था जब एक एक्टर अपने ग्रुप से जाना जाता था, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं उस दौर का आदमी हूं कि ये आदमी फलाने ग्रुप का है, वो दूसरे ग्रुप में काम नहीं करता था। ऐसे बहुत कम थे, रेयर थे, 4-5 लोग थे जो रेपर्टरी में होते थे। नहीं तो हर ग्रुप की, आप राजेंद्र नाथ को देख लीजिए, उन्होंने अभियान जी ग्रुप बनाया। सुचित्रा गुप्ता को देख लीजिए, वो रविंद्र नाथ के साथ ही काम कर रही थी, बाहर नहीं काम करती थी। सुचित्रा गुप्ता को मैं देख देख के हम लोग नाटक सीखा करते, हम उनके दीवाने थे सुचित्रा गुप्ता के। जब हम उनको मंच पे देखते थे, हालांकि मेरी टीचर रही है हमारे साथ, उनके साथ हमने काम भी किया, हमारे साथ ग्रुप में काम भी किया, उनको हम देखते थे तो हम लगता था यार ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। आज जब उन्होंने उस दिन मंच पे, जब तुमने करवाया था हमारा प्रणा को, जब उन्होंने मेरे बारे में बोला था, तो मैं रो रहा था। मैं कहा इनको देख के हम सीखा करते थे, आज ये मेरे बारे में इतनी बातें बोल रही है। तो मुझे लगा
कि मैं क्या हूँ, तो और मुझे क्या चाहिए नाटक कला के अंदर। तो ये फीलिंग एक नए एक्टर में जरूर आनी चाहिए कि कल को आप अपने उस डायरेक्टर को मत भूलिए जिसके साथ आपने काम किया है, जिसने आपको मंच पे खड़ा होना सिखाया। वो आपसे सिर्फ मंच पे खड़ा होना सिखा रहा है, और हम लोगों ने तो झाड़ू मारना भी सीखा। मंच पे झाड़ू कैसे लगाया जाता है, मंच पे सेट कैसे लगाया जाता है। हम कोई अपमानित महसूस नहीं करते थे, कोई छोटा महसूस नहीं करते थे। मैंने बताया ना कि 5-5 तख्त लेके ऊपर चढ़ना, तख्त लेके नीचे उतरना, इतना सामान लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाना। आप देखिए श्रीराम सेंटर कितना ऊपर था, ऊपर हॉल, इवन आपका प्यारेलाल भवन हो गया या साइफेक्स हो गया, हम ऊपर जाकर फिर उसके बाद सेट लगाना, कीले ठोकना, बाद में उखाड़ना, मतलब ये सारा काम कोई प्रोफेशनल लोग नहीं होते थे, हम खुद ही करते थे। तो ये ट्रेनिंग होती थी, ये ट्रेनिंग आज भी वही होनी चाहिए, आज भी वैसा ही होना चाहिए। एक सीखने वाले को सभी को सीखना चाहिए और कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, और अपने गुरु को हमेशा याद रखे कि इस गुरु ने मुझे मंच पे खड़ा होना सिखाया। उस गुरु ने आपको सिखाया, जितना भी सिखाया उसने, आपने एक नाटक उसके साथ किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, लेकिन आप बाहर जाकर, अरे उसने मुझे क्या सिखा दिया, उसे कुछ आता ही नहीं था, नहीं आता था, क्यों आए थे उसके पास काम करने के लिए? क्यों गए थे आप उसके पास काम करने के लिए? कुछ तो देखा होगा आपने उसके अंदर। आजकल तो मीडिया है, अब ठीक है, जमाना बदल रहा है, लोग इसको मीडिया की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर पैसा तो आज भी नहीं है थिएटर के अंदर, और पैसा तो तब भी नहीं था। तब भी जो निर्देशक होता था वही प्रोड्यूसर होता था, वही राइटर होता था, वही सब कुछ होता था। आज भी वही है। अगर आप शोकिया ग्रुप देख लो, दिल्ली के अंदर जितने भी शोकिया ग्रुप काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी वही है, पैसा भी वही अरेंज कर रहे हैं। आप सोचिए, एक आदमी पैसा अरेंज कर रहा, ठीक है उसको भूख है वो कर रहा, लेकिन आपको भी तो भूख है, क्या सीखने की है, तभी तो आप कर रहे हैं, क्या सीखने की है। अगर आपको सीखने की है तो स्टूडेंट बन के रहिए। लेकिन आज की डेट के अंदर कलाकार बहुत अच्छे भी हैं हमारे पास, जो कि पहले से इतना कुछ सीख कर आए हुए हैं। दिल्ली के अंदर तो खासकर अब मैं देख रहा हूँ, तब दिल्ली के अंदर क्योंकि पंजाबी तब ज्यादा था, जब हम लोग करते थे पंजाबी बहुत आते। अब तो खैर बाहर, दिल्ली से बाहर के बहुत लोग आ चुके हैं और सब वहां से सीख कर आए हैं। अब तो एनएसडी ने इतने प्रोडक्ट निकाल दिया, श्रीराम सेंटर हो गया। अब तो वर्कशॉप इतनी होती, तब तो वर्कशॉप कहीं नहीं होती थी, थिएटर वर्कशॉप के नाम पर कुछ नहीं होता था। अब तो इतनी वर्कशॉप है, अब स्कूल्स के अंदर भी थिएटर कोर्स की तरह पे आ गया है। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कर रही है, अब अपने थिएटर ग्रुप, अपना थिएटर क्लासेस होती हैं, सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। तब कहाँ था, तब एक गुरु ही होता था, वो घराना बोला जाता था। जैसे मैं अपने आप को बड़े फक्र से बोलता हूँ कि मैं सिद्धू घराने का हूँ, क्या बात, मैं सिद्धू क्या घराने बात, का हूँ। क्या बात। या सुचित्रा गुप्ता ये बोल सकती है कि मैं क्या कहते हैं राजेंद्र नाथ घराने की हूँ, अभियान ग्रुप घराने की, वो कह सकती है, उसे कहना भी चाहिए। मैं बड़े फक्र से बोलता हूँ मैं सिद्धू घराने का, तो वो घराना मैं आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। जो कुछ मैंने सीखा, आपके साथ एक्टर एक में काम करे, 2 में काम करे, 3 में काम करे, अब उसे मौका दो। एक डायरेक्टर को ये भी जरूर देखना चाहिए कि वो अपने एक्टर्स को मौका भी दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही डायरेक्टर हूँ, मेरे ग्रुप के अंदर अतुल भी काम कर रहा है, अतुल ने भी प्ले डायरेक्ट की है, मदन भी करेगा, काफी लोग हैं जो आए डायरेक्ट करें। मेरे पास जितना पैसा लगाने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन आए नए लोग भी आए, वो डायरेक्ट करें। ऐसा मैं भी चाहता हूँ हमारे ग्रुप के अंदर ऐसा हो, पूरा मौका देता हूँ सीखने का। अब सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम हमारे मैं नहीं संभालता, हमारे ग्रुप में बाकी जो लोग हैं वही संभालते हैं, लिखा पढ़ी का ये सब मैं कोई काम नहीं करता, मैं सिर्फ अब डायरेक्ट देता हूँ, लेकिन बाकी काम सर ये कहना चाहूंगी सुचित्रा जी की, आप इतना सुचित्रा जी का भी हम नाम ले रहे थे, सुचित्रा जी अभी भी आई हैं और उन्होंने आपको हेलो भेजा है। अरे वाह, शुक्रिया सुचित्रा जी, आप हमारी इंस्पिरेशन रही हैं, आप हमारी गुरु भी रही हैं। मैंने आपको देख के बहुत कुछ सीखा है। आपको जब मंच पे देखा करते थे, हमारे अंदर एक उछाल होता था कि मैं भी ये काम करूं, मैं भी ये काम करूं। बहुत कुछ सीखा है आपको दूर से। मैं एक एकलव्य के तौर पे मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, कोई शक की बात नहीं। क्या बात, क्या बात। सुचित्रा मैम, सर बहुत, रवि सर बहुत आपके बारे में भी बहुत बोल रहे थे। आप अभी शायद आपने ज्वाइन किया है। और हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं, डॉक्टर सरला मेहता है, आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, कलाकार हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, शुक्रिया कहना चाहूंगी।
सुनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो लेखिका हैं। मिफम उत्सल जी हमारे साथ जुड़े हैं लद्दाख से, जो एनएसडी ग्रेजुएट है और लद्दाख में थिएटर कर रहे हैं, वहाँ लोगों को सिखा रहे हैं। सुधापुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, टीचर हैं वो। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं। अय्याज आरिफ साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बड़े थिएटरिस्ट हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। शब्बीर मुजाहिद जी हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। बलजीत सिंह रैना जी जम्मू से जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत रैना शुक्रिया साहब को कहना मेरा भी चाहूंगी। नमस्कार कह दिए। रैना साहब मेरा बलवंत नमस्कार है ठाकुर आपको। बलवंत ठाकुर जी हमारे साथ साउथ अफ्रीका से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठाकुर साहब वहीद नमस्कार जिलानी, है आपको। वही जिलानी जी बहुत कमाल के सिंगर हैं, कश्मीर से हैं, बहुत बड़ा नाम है गायकी के क्षेत्र में, हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। बद्रीनाथ रैना जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राज पप्पन जी इप्टा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वनीता ठाकुर जी बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टर हैं, शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सुमन पॉल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीना मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, चलो थैंक यू, उसका भी थैंक यू है। दीपक दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। मैरी नायडू हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश चावला जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शशि बाला जी जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी इनको हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्वेता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। किशन भान जी जो बहुत जाने माने कलाकार हैं, सिनेमा और टेलीविजन के, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत निर्मला धर जो एक लेजेंडरी एक्ट्रेस रही हैं श्रीनगर दूरदर्शन की, और एक बहुत बड़ा नाम रहा है रंगमंच का, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। विनय जोशी जी पठानकोट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अदिति गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सुचित्रा जी लिखती हैं कि ग्रेट टू हेयर सच काइंड वर्ड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कौल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, रंगकर्मी हैं, कल्चरल क्रिटिक हैं और जर्नलिस्ट रहे हैं और बहुत काम किया है थिएटर पे, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर इट वाज सच एन एनरिचिंग आपके साथ आपने जो अपनी जर्नी शेयर की सर, इतना इतना मजा आया ना, और मैं फिर से कहूंगी आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने आपके साथ सर आपकी डायरेक्शन में काम किया। बहुत 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 मजा आया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सर आपका, बहुत मैं बहुत तुम्हारा भी शुक्रिया, और तमाम जो लिसनर्स थे जो मुझे देख रहे थे, सुन रहे थे, मैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। शुक्रिया काजल, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। फिर से जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। रवि सर की जो जर्नी रही है बहुत ही वेरी वेरी इट्स अमेजिंग और बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है। ऐसा लग रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई वर्कशॉप चल रही है और हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से चीजें जो एक जो सच्चा रंगकर्मी होता है वो क्या क्या कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत रवि सर ने अपनी जो लाइफ की जर्नी शेयर की, कला के क्षेत्र की जर्नी शेयर की। इट्स सच एन अमेजिंग एंड इंस्पिरेशनल जर्नी। और हमारा आज 7 बजे शख्सियत का एक और अंक रहेगा, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ेंगे किशन भान जी, जो अभी पिछले दिनों हमारा उनके साथ एक सेशन था, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग उनसे पूरी बात नहीं कर पाए। एक कमाल के कलाकार हैं वो भी, और उनकी भी जो लाइफ की जो जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है उनकी, और किस तरह से मुश्किलात का सामना करके वो आज इस मकाम पर हैं। तो उनकी जर्नी से हम रूबरू होंगे एक बार फिर से आज शाम को 7 बजे, और एक और बात रात को 8 बजे 8:30 पर 8:30 बजे हमारे साथ रहेंगे। म्यूजिकल इवनिंग रहेगी जिसमें रफी साहब के खूबसूरत गाने हम सुनेंगे, और आवाज रहेगी बहुत ही खूबसूरत और मखमली आवाज। दीपक नायडू जी हमारे साथ रहेंगे, उनकी मखमली आवाज में हम रफी साहब के गाने उनकी आवाज में सुनेंगे। तो रहिएगा 8:30 बजे भी हमारे साथ और 7 बजे भी हमारे साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं शाम को 7 बजे, बहुत शुक्रिया।